हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सच्ची घटना रहस्यमयी रूपकुंड झील की लेकर आई हूँ। रूपकुंड झील भारत की एक ऐसी रहस्यमयी झील है जो अपने आप में कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसकी सच्चाई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रूपकुंड झील उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में बसी हुई है। जो भी पर्यटक नंदा देवी घूमने जाते हैं वो अक्सर इस जगह से होते हुए जाते हैं और बिना इस जगह को देखे हुए कोई नहीं जाता। ये जगह चारों तरफ से त्रिशूल पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ साल के 6 महीने ठंड का मौसम रहता है और टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि ये झील साल के अधिकांश वक्त जमी हुई रहती है। पर जैसे ही धीरे धीरे गर्मियों का मौसम शुरू होता है, यहाँ की बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ यहाँ दबे हुए रहस्य उजागर होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस झील की तलहटी में तकरीबन 800 से 900 नरकंकाल पाए गए हैं। इन नरकंकालों में बच्चों के, औरतों के और मर्दों के हर तरह के नरकंकाल पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नरकंकाल पाए जाना अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी बात है। इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। यहाँ एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इतने नरकंकाल कैसे आए? हर एक इंसान की अपनी अलग थ्योरी है। ये सभी नरकंकाल सबसे पहली बार सन 1942 में एक अमेरिकन फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा ढूंढे गए थे। इस झील का पानी साल में ऊपर नीचे होता रहता है। कभी पानी का लेवल ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। जैसे जैसे इस झील के पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है, वैसे ही वैसे ये नरकंकाल अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ का तापक्रम इतना कम है कि नरकंकालों के साथ आज भी शरीर के कुछ हिस्से सुरक्षित मिल जाते हैं, जैसे इंसानों के बाल, उनके चमड़े से बने हुए जूते, कपड़े, नाखून और उनके हाथों में पहने हुए सोने के गहने। ये सभी चीज़ें आज भी बिल्कुल सही सलामत परिरक्षित अवस्था में मिल जाती हैं। यहाँ जो भी लोग रिसर्च करने आते हैं उन सब की अपनी अलग कहानियाँ हैं। हर एक कहानी रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए सुनते हैं उनमें से ही कुछ कहानियाँ। शुरुआती तौर पर जब इन नरकंकालों को खोजा गया, तब ये अनुमान लगाए गए कि ये नरकंकाल इतने बड़े स्तर पर यहाँ इकट्ठा होने का एक ही मतलब है, या तो ये किसी तरह के युद्ध से जुड़े हुए रहे होंगे या फिर कोई ऐसी जनजाति जो झुंड में एक साथ होकर पलायन कर रही हो। इसके अलावा कोई वजह नहीं थी इतने बड़े झुंड का यहाँ इस तरह मिलना। ये नरकंकाल काफ़ी सारी संख्या में मिले और इसमें हर तरह के कंकाल शामिल थे, बच्चों के, बड़ों के और औरतों के। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि युद्ध की धारणाएं गलत हो सकती हैं। शुरुआती तौर पर ये माना गया कि ये जापानी सैनिकों की लाश हो सकती हैं। ये जापानी सैनिकों के ही कंकाल हो सकते हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते ब्रिटेन तक पहुंच रहे होंगे, पर मौसम की पूरी परिस्थितियों की वजह से हो सकता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना पाए हों और इसी वजह से वो रास्ते में ही किन्हीं बुरी घटनाओं से मारे गए हों। यहाँ का तापमान वैसे भी बहुत कम रहता है। हिमालय अपने आप में एक जटिल परिस्थिति वाला स्थान है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और कम तापमान की वजह से आने जाने वालों को वैसे भी कई बार भ्रम हो जाता है और ऐसे ही किसी व्यथा का शिकार ये लोग भी हुए होंगे। अब जब जापानी सैनिकों का कंकाल होने की बात सामने आई तो ब्रिटिश सरकार फ़ौरन इस बात को लेकर हरकत में आई। वो नहीं चाहती थी कि इस रास्ते से और भी कोई दुश्मन उसकी तरफ आगे बढ़े और इसलिए
फौरन उन्होंने अपनी एक जांच टीम यहाँ भेज दी। इस जांच टीम ने अपनी जांच में पाया कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं हो सकते। उनका ऐसा कहने का एक ठोस कारण था। उनके अनुमान से ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं ज़्यादा पुराने थे। साथ ही साथ कई और भी वैज्ञानिक यहाँ आए। उन्होंने इन कंकालों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की और सब ने अपने अलग अलग मत निकाले। किसी ने इसे युद्ध का परिणाम घोषित किया तो किसी ने कहा कि ये सभी किसी तरह के हिमस्खलन में मारे गए होंगे, या किसी ने कहा कि ये किसी बड़ी महामारी की वजह से मारे गए होंगे। पर एक एक करके हर एक बात का तोड़ निकलता गया। कई सालों बाद हुए अध्ययन में ये बात भी कही जाने लगी कि ये सभी नरकंकाल परिणाम है एक ऐसी कब्रगाह के जो समय के चलते ज़मीन के ऊपर आ गई है, और इस वजह से ये नरकंकाल अलग अलग उम्र और अलग अलग जेंडर से मिलते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जिस कहानी को इस पहाड़ से जोड़कर देखते हैं वो आज से कई सौ साल पुरानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह आज से कई साल पहले तिब्बत युद्ध पर गए थे, और जब वो वहाँ से वापस लौटे वो समय तकरीबन 1841 के आसपास का रहा होगा। वापस लौटते वक्त वो अपना रास्ता भटक गए और किसी तरह यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, और इसी के साथ भारी बरसात और ओलावृष्टि भी। ये ओले इतने भयंकर और बड़े आकार के थे जिनकी वजह से उनके सभी सैनिक और साथी इनकी चपेट में आ गए और वहीं मारे गए। तूफान की वजह से वो सभी ना आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे लौट पाए। इसके अलावा भी और कई कहानियां मशहूर हैं यहाँ, पर सभी कहानियों से अलग हाल ही में हुई एक खोज के मुताबिक जब इन सभी कंकालों की कार्बन डेटिंग कराई गई, इसमें तकरीबन 38 नरकंकालों को इस्तेमाल किया गया था। उन सभी की कार्बन डेटिंग कराने के बाद पता चला कि ये सभी नरकंकाल एक समय के नहीं हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पुराने हैं, कुछ 1500 साल पुराने हैं और कुछ 1000 साल पुराने हैं। और इस आधार पर सभी पुरानी किंवदंतियां खारिज हो गई। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये नरकंकाल इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे कैसे हुए, और वो भी अलग अलग समय पर। ये सभी मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से भी अलग अलग हैं, और साथ ही साथ इनमें से कुछ लोगों के सर पर भयंकर फ्रैक्चर के निशान हैं, और शायद इसी फ्रैक्चर की वजह से उनकी मौत हुई हो। विज्ञान भी इस रहस्य के ऊपर से पर्दा नहीं उठा पा रहा है, और अगर बात की जाए किसी तरह की पारलौकिक शक्ति की, तो इस बारे में भी यहाँ के लोग एक कहानी सुनाते हैं। उनके हिसाब से इस पहाड़ी पर जो भी इंसान बाहर से आता है और यहाँ की खूबसूरती को ख़राब करता है, उस पर यहाँ की देवी का प्रकोप बरसता है, और वो यहाँ आने वाले को जिंदा वापस नहीं जाने देती। उनका प्रकोप यहाँ आने वालों पर ख़राब मौसम और बुरे हालात लेकर आता है। ये पहाड़ी इलाका होने के नाते यहाँ पर वैसे भी साल के अधिकतर वक्त बर्फ़ पड़ती रहती है, और जब सर्दियों का मौसम होता है तब यहाँ बर्फ़ के तूफ़ान आना आम बात है। चारों तरफ से ये जगह पहाड़ियों से घिरी हुई है, और इसलिए ये तूफ़ान बहुत ही जटिल रूप ले लेता है यहाँ। और ओलावृष्टि होने के बाद तो यहाँ के हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, यहाँ पर अचानक ही बहुत बड़ी संख्या में ओलावृष्टि होने लगती है, और ओलों का आकार भी सामान्य तौर पर देखे जाने वाले ओलों से कहीं बड़ा होता है। अगर वो गलती से इंसान के सर पर लग जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई थी रूपकुंड झील के बारे में। अगर आप कभी नंदा देवी जाने वाले हों तो इस जगह के दर्शन ज़रूर करते जाइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी कहानी द स्मेल ऑफ लेवेंडर के अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए मेरी कहानी लेकर आऊँगी।
मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाती रहूँगी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।